मत रौंदो बचपन, क्या ये देश की पहचान नहीं है? इन चित्रों को देखिए। बाल्यावस्था में यह बालक विद्यालय जाने और कंधे पर बस्ते का बोझ लादने की बजाय ईंटे पत्थर का बोझ लादे घूम रहा है। ये बच्चे कृषकाय हैं। बचपन में ही ये ट्रॉली ढो रहा है। ये बालक बचपन को भूलकर हाथ में फावड़ा थामे खड़ा है। ये सभी बालक बाल श्रम के निवाले बन गए हैं। कहने को तो भारत में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अनगिनत निर्धन बच्चे विद्यालय जाने की बजाय बाल मजदूरी करने को मजबूर हैं। बाल श्रम के कारण ये बच्चे शारीरिक रूप से कृशकाय हो गए हैं, रोगी हो गए हैं, अस्वस्थ हो गए हैं। मत रौंदो बचपन कविता के माध्यम से कवियत्री ने बाल श्रम की समस्या को सामने रखते हुए पाठकों से ये प्रश्न किया है कि क्या ये बाल श्रमिक भारतवासी नहीं हैं? इनकी काया मेहनत मजदूरी करते हुए क्षीण हो गई है, फिर भी ये सभी बच्चे दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं। कोई भी इन बच्चों के लिए परेशान क्यों नहीं है? क्या ये भारत की पहचान नहीं है? क्या ये बच्चे हमारी तरह इंसान नहीं हैं? आइए मत रौंदो बचपन कविता के माध्यम से हम इन बच्चों के बचपन के खो जाने पर बाल श्रम के दर्द को, इनके एहसास को समझें, जानें और बाल श्रम के विरुद्ध उचित कदम उठाएं। अब आइए मार्मिकता से परिपूर्ण मत रौंदो बचपन कविता का हम सस्वर पाठ करें। सहमा सहमा सा चेहरा है, धुंधला धुंधला सा बचपन है। वो चंदू थक जाता होगा, सारा दिन सर पे बोझ उठाता होगा। मेरा जीवन कब बन पाएगा, ऐसा ख्वाब सजाता होगा। बेला का बचपन जल जाता होगा, जब कोई खिलौना छीन लिया जाता होगा। बर्तन क्यों साफ नहीं है, कह के कोई मालिक जब चिल्लाता होगा। रहीम फूल बेचता फिरता होगा, कभी पेन किताब देखता होगा सड़कों पे। यकीनन उसका मन भी कुछ लिखने को कर जाता होगा। खेल का मैदान नहीं है, खेल का मैदान नहीं है। भूखे जिस्म में जान नहीं है, करवाते हो मजदूरी दिन भर। ये बच्चे क्या इंसान नहीं हैं? मैं सोचती हूँ, क्या इंसान क्या भगवान, कोई इसके लिए परेशान नहीं है? कोई तो संभालो इसको। मेरे देश की क्या ये पहचान नहीं है? यूं मत रौंदो बचपन इनका, सहमा सहमा सा चेहरा है। धुंधला धुंधला सा बचपन है। उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य पाठकों को बाल श्रम जैसी गंभीर समस्या से अवगत कराना है। बाल श्रमिकों के प्रति सहृदयता, सहानुभूति उत्पन्न कर सामाजिक जागरूकता लाना है, ताकि पाठक बाल मजदूरी का विरोध करें तथा इस दिशा में उचित कदम उठाकर बाल श्रमिकों को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करें। कविता का भावार्थ समझने से पहले
हम कविता का केंद्रीय भाव जान लेते हैं ताकि कवित्री द्वारा लिखे भावों को आत्मसात करके हम कविता के भावार्थ को समझ सकें। इस कविता में कवित्री ने बाल श्रमिकों के दर्द को बयां किया है। कहने को भारत देश में बच्चों को भगवान माना जाता है, फिर भी बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। बचपन में जो दिन बच्चों के पढ़ने, खेलने, कूदने के होते हैं, उन दिनों में निर्धन बच्चों से बाल मजदूरी कराई जाती है। इससे इन बच्चों का भविष्य अंधकार में होता जा रहा है। बाल मजदूरी इन बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक हितों को प्रभावित करती है। बाल श्रमिक शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ हो जाते हैं। बाल श्रमिक जैसी गंभीर समस्या की ओर पाठकों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें बाल श्रम से अवगत करा के सामाजिक जागरूकता लाना ही इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। आइए अब हम शब्दार्थ जानें और तदंतर हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे। शब्दार्थ: सहमा सा, घबराया हुआ, धुंधला सा, जो साफ दिखाई ना दे, ख्वाब, सपना, यकीनन, निसंदेह, जिस्म, देह या शरीर, रौंदो, कुछ लो। आइए अब हम कविता का भावार्थ समझते हैं। मैं आपको भावार्थ समझाने जा रही हूँ, लेकिन भावार्थ लिखते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भावार्थ का तात्पर्य केवल पंक्तियों में दिए हुए शब्दों के अर्थों को जानकर पंक्ति का अर्थ लिखना मात्र नहीं है, बल्कि भावार्थ लिखते समय उन पंक्तियों में छिपे कवित्री के भावों को भी आपको जानना, समझना और लिखना है। देखिए, सहमा सहमा सा चेहरा है। सहमा सहमा सा, डरा डरा सा। धुंधला धुंधला सा बचपन है। धुंधला धुंधला सा यानी बचपन साफ नजर नहीं आ रहा है। हम कह सकते हैं इन बच्चों का, बाल श्रमिकों का बचपन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बचपन जिया ही नहीं है। इन्होंने तो सीधे श्रम किया है, ये जानते ही नहीं है खेल खिलौने क्या होते हैं। तो देखिए, इस भाव को समझते हैं। सहमा सहमा सा चेहरा है, धुंधला धुंधला सा बचपन है। बाल श्रमिकों को कार्यरत देखकर कवित्री कहती हैं, ये बाल श्रमिक कितने मासूम हैं। तल्लीनता से कार्य करते हुए त्रुटि ना हो जाए, मालिक इन्हें काम से ना निकाल दे। मालिक की मार के डर से इनका चेहरा भयभीत है। इनका बचपन पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। इन पंक्तियों में कवित्री के कहने का तात्पर्य यह है कि इन्होंने बचपन बहुत कम जिया है। इनके माता पिता और मालिकों ने इनके नन्हे कंधों पर कार्य का बोझ लादकर इनके बचपन को ही कुचल डाला है। वो चंदू थक जाता होगा, सारा दिन सिर पे बोझ उठाता होगा, मेरा जीवन कब बन पाएगा, ऐसा ख्वाब सजाता होगा। कवित्री ने बाल श्रमिकों के नामों की और पात्रों की कल्पना करते हुए बाल श्रम का वर्णन किया है। वो कहती हैं, वो चंदू थक जाता होगा। उन्होंने चंदू को वो पात्र माना है जो बोझा सिर पर उठाता है। कवित्री कहती हैं, चंदू नाम का वो बालक दिन रात अपने सिर पर बोझा उठाते उठाते
थक जाता होगा और उठते बैठते यही स्वप्न देखता होगा कि बाल श्रमिक जीवन से उसे कब मुक्ति मिलेगी और वह अन्य बच्चों की तरह कब बाल जीवन जी पाएगा। इस बच्ची को देखिए, इसे कवित्री ने बेला नाम से संबोधित किया है। बेला का बचपन जल जाता होगा जब कोई खिलौना छीन लिया जाता होगा, बर्तन क्यों साफ नहीं है कह के कोई मालिक जब चिल्लाता होगा। कवित्री ने घरों में काम करने वाली नन्ही बेला को कार्य करते करते खिलौने से खेलते हुए देखकर कल्पना की है और कहा है कि जब उसका मालिक उसके हाथ से खिलौना छीन कर उसे डांटता होगा कि अभी तक बर्तन साफ क्यों नहीं हुए हैं, तो उस मासूम बेला का बचपन जल जाता होगा। इस पंक्ति का आशय है कि बाल श्रमिक बेला बचपन में खिलौनों से न खेल पाने के कारण मन ही मन रोती होगी। उसका बचपन बाल श्रम की भट्टी में उस समय जल जाता होगा जब उसका मालिक उसके हाथ से खिलौना छीनता होगा। इस बालक को देखिए, कवित्री ने इसमें रहीम को देखा है और रहीम नाम से इसे संबोधित कर कर कवित्री आगे कहती हैं, रहीम फूल बेचता फिरता होगा, कभी पेन किताब देखता होगा सड़कों पे, यकीनन उसका मन भी कुछ लिखने को कर जाता होगा। इस बालक का ध्यान करते हुए बाल श्रमिकों के मन के उद्गारों को कवित्री ने इस प्रकार अभिव्यक्त किया है। कवित्री कहती हैं, बाल श्रमिक नन्हा सा बालक रहीम पैसे कमाने के लिए किसी न किसी सड़क गली मोहल्ले में फूल बेच रहा होगा। सड़क पर कलम किताब देखकर वास्तव में उसका मन भी कुछ लिखने को उत्सुक हो जाता होगा, अर्थात उस बालक का मन भी पढ़ने लिखने का होता होगा। इन बच्चों को देखिए, बोझा ढोते ढोते इनका शरीर कमज़ोर पड़ गया है। जिंदगी बोझा ढोने का नाम हो गया है। ऐसे लगता है जैसे इनके जीवन में खेलने का कोई मैदान ही नहीं रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कवित्री आगे प्रश्न करती हैं और लिखती हैं, खेल का मैदान नहीं है, भूखे जिस्म में जान नहीं है, करवाते हो मजदूरी दिन भर, ये बच्चे क्या इंसान नहीं है। जिस्म कहते हैं शरीर को। कवित्री आगे कहती हैं, इन बच्चों को ध्यान में रखते हुए कि इनके जीवन में लगता है जैसे खेलने कूदने के लिए कोई क्रीड़ा स्थल है ही नहीं। खेल के मैदान को मैंने क्रीड़ा स्थल कहा है। भूख पेट की सता रही है, अर्थात ये बच्चे भूखे पेट हैं और कार्य करते करते ये शारीरिक रूप से कमज़ोर हो गए हैं और इनके शरीर में ताकत नहीं रही है। मालिक इनसे दिन रात मजदूरी कराते हैं। इस बात को देखकर कवित्री प्रश्न करती हैं कि दिन भर ये बच्चे भूखे पेट कार्य करते हैं, तो क्या ये बच्चे इंसान नहीं हैं? मैं सोचती हूं, क्या इंसान क्या भगवान, कोई इसके लिए परेशान नहीं है। आगे फिर प्रश्न रखती हैं वो। कवि बाल श्रमिकों की बिगड़ती हुई दशा को देखकर सोचती हैं कि किसी को भी इन बच्चों पर तरस क्यों नहीं आता है, किसी को इनकी परवाह क्यों नहीं है।
इंसान हो या भगवान, इन बाल श्रमिकों के लिए कोई भी परेशान क्यों नहीं है। कहने का तात्पर्य है कि कोई भी इन बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराने के लिए आगे क्यों नहीं आता है। फिर वो कहती हैं, कोई तो संभालो इसको, मेरे देश की क्या ये पहचान नहीं है। आगे प्रश्न किया है कवित्री ने, क्या ये भारत के वासी नहीं है। यूं मत रोंदो बचपन इनका, सहमा सहमा सा चेहरा है, धुंधला धुंधला सा बचपन है। बाल श्रमिकों के दुख में दुखी कवित्री कहती हैं प्रश्न करते हुए, इन बाल श्रमिकों को कोई तो आगे आकर संभालो, इनकी स्थिति को देखकर अपना दायित्व निभाओ, इन्हें बाल श्रम से मुक्त कराओ। इन बच्चों को इनके अधिकार दिलाने के लिए कोई तो आगे आओ। क्या ये बच्चे भारतवासी नहीं हैं? इनके चेहरे से साफ लग रहा है कि ये मासूम बच्चे कितने सहमे सहमे से हैं, अर्थात कितने भयभीत हैं, जिनका बचपन धुंधला धुंधला सा है। इन मासूमों के बचपन को बाल श्रम के पैरों तले यूं मत कुचलो, ये बच्चे भी हम में से ही एक हैं। ये इस कविता का भावार्थ है, जिसे कवित्री ने पंक्तिबद्ध करके कविता के रूप में आपके सामने रखा है। आइए अब जानो कि आपने इस कविता से क्या सीखा। इस कविता ने हमें सिखाया, हम बाल श्रमिकों के अंतस में छिपे हुए दर्द को महसूस करके उन्हें इस अपराध के खिलाफ न्याय दिलाने हेतु आगे आएंगे। बाल श्रमिकों को उनका बचपन वापस लौटाने हेतु हम सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे, ताकि इस समस्या का हल निकल सके। हम सभी का यह दायित्व है कि हम सब मिलकर बाल श्रमिकों को साक्षर बनाने के लिए आगे आएंगे। कविता के भावार्थ को समझने के बाद हमने कविता से जो सीख ग्रहण की, हम उस सीख को अपने जीवन में सदैव ध्यान रखते हुए ऐसे असहाय बच्चों को उनका बचपन वापस दिलाने, उन्हें उनके अधिकारों को दिलाने और साक्षर बनाने हेतु आगे आएंगे और समाज के प्रति उन बच्चों की जिम्मेदारी को हम निभाएंगे। अब अंत में गतिविधि के प्रश्न मैं आपको दे रही हूँ करने के लिए। बाल श्रम पाठ से संबंधित आपने जादुई कालीन कहानी भी पढ़ी थी और उसी से संबंधित ये कविता भी आपने पढ़ी। अब आपको बताना है कि बाल श्रम के अंतर्गत बच्चों से कौन कौन से कार्य कराए जाते हैं। इस विषय पर आपको सूची तैयार करनी है और बाल श्रम विषय पर लगभग 80 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। यह आपका रचनात्मक गतिविधि कार्य है। इसके अलावा कविता में 5 प्रश्न मैंने दिए हैं। समाज के किस वर्ग का इस कविता में वर्णन किया गया है। इस कविता में आपको मैंने बताया बाल श्रमिकों का वर्णन किया गया है। चंदू उठते जागते क्या स्वप्न देखता होगा, बेला का बचपन जल जाता होगा। इस पंक्ति के द्वारा
कवित्री क्या कहना चाहती हैं और इस कविता के माध्यम से उन्होंने पाठकों के समक्ष कौन कौन से प्रश्न रखे हैं, ये आपको प्रश्न करने हैं। साथ ही साथ इस कविता का केंद्रीय भाव भी आपको अपने शब्दों में लिखना है। केंद्रीय भाव का मतलब क्या होता है? इस कविता को लिखने के पीछे रचनाकार का, रचयिता का या कवियत्री का क्या उद्देश्य है, उन्होंने ये क्यों लिखी है, इस कविता के माध्यम से वो पाठकों को क्या संदेश देना चाहती हैं, भावार्थ को ध्यान में रखते हुए हमें इस कविता का केंद्रीय भाव भी लिखना है। उम्मीद करती हूँ बाल श्रमिकों से संबंधित इस कविता का भावार्थ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कवित्री के उद्देश्य को आप समझे होंगे। अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे आप आगे चलकर। ऐसे बच्चों को इस समय भी आप जहाँ भी देखेंगे पार्ट टाइम में उन्हें साक्षर बनाने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज की इस कविता का मैं भावार्थ समझाने के बाद समापन करती हूँ, यानी समाप्त करती हूँ इसको। और आप सभी को धैर्यपूर्वक सुनने हेतु, समझने हेतु और बाल श्रमिकों के प्रति अपना दायित्व निभाने की शपथ लेने हेतु या संकल्प करने हेतु बहुत बहुत